वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि इनमें से किसको कंसिडर किया जाता है एक वेरिएबल कॉस्ट जो है लॉन्ग रन के अंदर। अगर हम देखते हैं द आंसर इज़ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर एक्सपेंडिचर फॉर वेजेस आ गया, एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया और एक्सपेंडिचर फॉर रॉ मटेरियल भी हो गया। तीनों एक्सपेंडिचर हो गए। और उसके बाद ये कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो मैक्सिमाइज़ करती है प्रॉफिट फाइंड करते हुए, ढूंढते हुए जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है कौन से लेवल के ऊपर, यानी कि किस लेवल के ऊपर होगा। आंसर ये है कि इसका प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जहाँ पर प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा। उसका देखिए अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है गुड एक्स और गुड वाई के दरमियान पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये कि गुड्स जो है वो क्या है, सब्सिट्यूट एक दूसरे के। उसके बाद ये कि टोटल रन एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इनमें से क्या करता है, वो ये कि ट्रेसेस आउट द पॉइंट्स ऑन द लोएस्ट शॉर्ट रन एवरेज टोटल फॉर ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद ये आता है कि मार्जिनल प्रॉफिट जो है वो इनमें से किसके बराबर होता है, वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद ये बिकॉज ऑफ अनयूजुअल वार्म वेदर, अब अनयूजुअल वार्म वेदर की वजह से क्या हो रहा है कि जो सप्लाई स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से वो बहुत ज़्यादा देखने में आई है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या बताता है, ये डी को बताता है कि जब सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस जो है स्ट्रॉबेरीज़ के वो गिर जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। उसके बाद एक फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की, उसको डिटरमाइन किया जाता है कंज्यूमर प्रेफरेंस के जरिए, जो भी कंज्यूमर प्रेफर करता है उसके मुताबिक। उसके बाद ये कि हम जानते हैं कि जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट होती है वो इलास्टिक होती है, कब होती है, जब वैन प्राइस राइजेस टोटल रेवेन्यू फॉल्स, जब प्राइस बढ़ रहे हैं और टोटल रेवेन्यू गिर रहा है। उसके बाद ये कि जो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर मार्जिनल प्रॉफिट इनमें से क्या है, वो ज़ीरो है। और उसके बाद आता है कि एक इंडिविजुअल जिसका एटीट्यूड जो है वो रिस्क की तरफ जो है वो जाना जाता है, किसके तौर पर, रिस्क एवर्स के तौर पर जाना जाता है। उसके बाद ये कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर करंट आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट के मुकाबले में। सो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस विल इंक्रीज, वो इंक्रीज़ करेगा रेवेन्यू मोर देन इट इंक्रीज कॉस्ट। और उसके बाद आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है ट्रू है एल शेप्ड आइसोकॉन के बारे में। द आंसर इज दिस वन के ये इंडिकेट करता है कि कैपिटल और जो लेबर हैं वो सब्सिट्यूट नहीं हो सकते एक दूसरे के लिए प्रोडक्शन के अंदर। और उसके बाद ये कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है टोटल रेवेन्यू गिरता है इन केस ऑफ कौन से केस के अंदर, इलास्टिक डिमांड के केस के अंदर होता है ऐसा। उसके बाद ये कि ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर प्राइस जो है वो बराबर हो जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट के। अब ऐसी सिचुएशन में ना कोई प्रॉफिट होता ना कोई लॉस होता। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है ट्रू है सप्लाई कर्व के बारे में। मोनोपोली के अंडर अगर हम देखते हैं तो इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉन ऑफ द गिवन। उसके बाद देखिए एट द इक्विलिब्रियम लेवल, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ना तो कोई शॉर्टेज होगी ना तो कोई सरप्लस होगा। इक्विलिब्रियम पे होता क्या है, आप देखते हैं कि दोनों जो है वो बराबर होती हैं। सो ये जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे हमें दिखाई देता है। और उसके बाद ये कि फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है कि ब्रांच इकोनॉमिक्स की ऐसी होती है जहाँ पे डील किया जाता है इनमें से कौन से टॉपिक्स के साथ। सो वो है द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स एंड इन्वेस्टर। इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं उनके बिहेवियर के साथ, ना कि एग्रीगेट के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स की यानी बात की जाएगी यहाँ पर, एग्रीगेट की नहीं। उसके बाद ये कि मार्केट इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक मार्केट को इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा कब, जब द अमाउंट कंज्यूमर विश टू बाय एट करंट प्राइस इक्वल्स द अमाउंट प्रोड्यूसर विश टू सेल एट दैट प्राइस, जहाँ पर वो अमाउंट जो कंज्यूमर चाहते हैं जिस पे मिले वो बराबर होगा उसी पे जो जहाँ पर प्रोड्यूसर चाहते हैं कि वो सेल करें। उसके बाद ये कि कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई आपको ज़रूरी पड़ेगी। इनमें से क्या, क्वांटिटी सप्लाइड एट टू डिफरेंट प्राइजेस ऑल एल्स इक्वल, क्वांटिटी सप्लाई जो कि की गई टू डिफरेंट प्राइजेस पे ऑल एल्स जो है वो बराबर है। उसके बाद कि डिमांड कर्व जो है वो प्राइस इलास्टिक होता है कब, चेंज इन डिमांड आर प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस हो। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ट्रू है, अगर डिमांड जो है इन इलास्टिक है, वो ये कि इन इंक्रीज इन प्राइस लेवल विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, इंक्रीज होना प्राइस लेवल में इंक्रीज करेगा टोटल रेवेन्यू को भी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है उसको रिगार्ड किया जाता है जनरल डिटर्मिनेंट के तौर पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, वो ये कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद ये कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है वेज का इंक्रीज़ करेगा, वेज इंक्रीज़ जो है उससे क्या होगा, एक पर्सन जो है वो क्या होगा कि वो ज़्यादा जो है वो वर्क करेगा। उसके बाद ये कि एक प्रोडक्शन फंक्शन इनमें से क्या ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। उसके बाद ये कि एक फर्म जो है मैक्सिमाइज़ करती है प्रॉफिट जो है ऑपरेट करते हुए लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पर क्या होता है कि मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। और उसके बाद आया था फिर कि एक प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में इनमें से क्या है, वो है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड द वेरिएबल कॉस्ट, वो है डिफरेंस
रेवेन्यू और जो वेरिएबल कॉस्ट है उनके दरमियान। उसके बाद ये गुड्स प्रोड्यूस बाय मोनोपोली, मोनोपोली ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए उनका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली कंपनियों को मोनोपोली दी गई है, तो उन कोई भी कंपनी दूसरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। और उसके बाद ये कि एक मार्केट जो होती है फ्यू बैरियर्स, एंट्री बैरियर्स के साथ, और साथ में बहुत सी फर्म के साथ जो कि सेल करते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वो क्या है, मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ट्रू होता है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक फर्म के लिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म में, वो है डिमांड कर्व इस टेंजेंट, वो जो टेंजेंट होती है एवरेज कॉस्ट कर्व के से। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है बेहतर जो है वो एक्सप्रेस करता है लॉ ऑफ डिमांड, वो ये कि हाई प्राइस रिड्यूस करता है क्वान्टिटी डिमांडेड। उसके बाद ये कि आपने ऑब्ज़र्व किया कि प्राइस जो है हाउस के और नंबर ऑफ़ हाउसेस परचेज दोनों जो है वो उसमें इजाफा हुआ, तो आप जो है वो कंक्लूड करेंगे क्या देखते हुए, डिमांड फॉर हाउस हैज़ इंक्रीज़ हो गई है, जब ही ऐसा हो रहा है कि लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। उसके बाद एक इंश्योरेंस कंपनी ऑपरेट करती है, इनमें से कौन से प्रिंसिपल के अंदर, वो है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, लॉ ऑफ लार्ज नंबर। उसके बाद ये कि इनकम इलास्टिसिटी अगर जो है वो नेगेटिव है, गुड जो है वो इनमें से क्या है, वो है इन्फेरियर है। और उसके बाद ये कि एक मोनोपोली के अंदर इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, वो ये कि देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री होती है और एग्जिट होती है इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग रन के अंदर। और उसके बाद ये कि अच्छा, ये जो इनकम्प्लीट आ गया, सॉरी। उसके बाद ये कि कितने पॉइंट्स जो है आपको ज़रूरी होता है कैलकुलेट करने के लिए, ये जानने के लिए कि आप कैलकुलेट कर सकें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है सेम डिमांड कर्व पे। सो आंसर है इसका 2। और उसके बाद ये कि अजम्पशन जो है क्या है कंस्ट्रक्ट करने का, एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इसी, वो ये कि ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड एफिशिएंटली, इनको एफिशिएंटली तौर पे लगाया गया है जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है शिफ्ट होगा डाउनवर्ड की तरफ अगर जो है इनमें से क्या होता है, वो होता है डिक्रीज़ इन द साइज़ ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। अगर डिक्रीज़ होता है साइज़ के अंदर जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है। अब ये कि इनमें से कौन सी चीज़ जो वो होगी अगर करंट मार्केट प्राइस जो है उसको सेट किया जाता है मार्केट क्लियरिंग लेवल के बिलो यानी कि उसके नीचे, सो क्या होगा कि अपवर्ड प्रेशर होगा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर। उसके बाद ये कि अगर टोटल कॉस्ट जो है फंक्शन उसको वो गिवन है कुछ इस तरीके से कि टोटल कॉस्ट बराबर है 200 + 5 क्वांटिटी, सो वेरिएबल कॉस्ट इनमें से क्या है, द आंसर इज़ 5Q। और उसके बाद ये कि अगर एवरेज फिज़िकल प्रोडक्ट APPP जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो इनमें से कौन सा लाजमी तौर पर ट्रू होगा, वो है मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द एवरेज फिज़िकल प्रोडक्ट। इसका देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, वो ये कि इंक्रीजिंग इनपुट बाय हाफ लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ 1/6। इंक्रीज इनपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं हाफ, लेकिन यानी कि बाय 1/2 से, और उससे क्या हो रहा है कि इंक्रीज इन आउटपुट हो रहा है 1/6। उसके बाद कि तमाम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो बन जाते हैं वेरिएबल लॉन्ग रन के अंदर। उसके बाद ये कि इंडिफरेंस कर्व जो कि कॉन्केव होते हैं ओरिजिन से, वो इनमें से क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। उसके बाद ये कि एक टोटल कॉस्ट फंक्शन जिसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से कि TC इज इक्वल्स टू 500 + 30Q। सो एवरेज टोटल कॉस्ट वो इनमें से क्या है, वो ये कि 330 + 500/Q। और उसके बाद ये आता है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं होता की इंग्रेडिएंट्स के अंदर कोई भी जब मार्केट स्ट्रक्चर है, वो है परफेक्ट नॉलेज। उसके बाद आता है फिर कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट बराबर होती है इनमें से किसके, मार्जिनल रेवेन्यू के होती है। उसके बाद आता है कि मोनोपोलिस्ट ने जो प्रोड्यूस करते हैं लोअर क्वांटिटी हायर प्राइसेस के ऊपर अगर कंपेयर करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म से, क्योंकि मोनोपोलिस्ट जो है वो कहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करते हैं जहाँ पर प्राइस जो है वो बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के। उसके बाद देखिए एक इंक्रीज़ होना क्वांटिटी डिमांड में इसको शो किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, वो इस तरीके से शो किया है कि डिमांड कर्व जो है शिफ्टिंग द डिमांड कर्व टू द राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। उसके बाद ये क्या, असलम डिसाइड्स टू स्टे एट होम। अब असलम ने डिसाइड किया कि वो स्टे करे घर के ऊपर और स्टडी करे अपने एग्ज़ाम, ना कि ये कि वो बाहर जाए अपने फ्रेंड्स के साथ के मूवी वगैरह के लिए। सो उसका डायलेमा जो है वो एग्ज़ाम्पल है किसकी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। उसके बाद ये द इक्विलिब्रियम प्राइस जो है क्या होता है, ना तो सरप्लस है और ना ही कोई शॉर्टेज होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं डिमांड और सप्लाई। उसके बाद ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो मेजर करता है
रिस्पॉन्सिवनेस जो है क्वांटिटी डिमांड किस को, प्राइस को। और उसके बाद आता है फिर वी नो डेट, हम जानते हैं कि डिमांड जो प्रोडक्ट की वो इलास्टिक है कब, व्हेन प्राइस राइसेस एंड टोटल रेवेन्यू फॉल्स। उसके बाद ये कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो बताता है कि योर यूटिलिटी ग्रोस एट अ स्लोअर रेट एंड एज यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड, आपकी यूटिलिटी जो है वो ग्रो करती है स्लोअर और स्लोअर रेट पे, जैसे ही आप कंज्यूम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है गुड्स के। अब ये कि कंज्यूमर जो मैक्सिमाइज करेंगे उनकी सेटिस्फेक्शन कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है लास्ट डॉलर स्पेंड जो है हर गुड के ऊपर वही एग्जैक्टली इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी जो कि है लास्ट डॉलर स्पेंड जो है किसी दूसरे गुड के ऊपर। उसके बाद एक इंडिफरेंस कर्व जो कि कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, वो रिफ्लेक्ट करता है इनमें से किसको, एक डिक्रीजिंग जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। उसके बाद एक सपोज करेंगे सिर्फ दो गुड ए और बी, अगर मोर ऑफ गुड ए का ज़्यादा जो है वो प्रेफर किया जाए लेस, और अगर लेस जो है गुड बी का हमेशा प्रेफर किया जाए कि मोर, सो फिर क्या होगा कि इंडिफरेंस कर्व आउटवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद ये इंक्रीज इन पेंशन बेनिफिट्स के अंदर इजाफा होता है, तो उससे जो है वो क्या होता है कि इनकम और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आता है, विच जो कि क्या करता है, एनकरेज वर्कर्स टू रिटायर अर्लियर, एनकरेज करता है वर्कर को कि वो रिटायर हों अर्लियर। और उसके बाद है फिर कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि लेस देन ट्वाइस एज मच एफ ऑल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड टू डबल आउटपुट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।